हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस का एक सेट, जिसमें हम इसका फर्स्ट सेट करेंगे जो कि सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों के लिए ही यूज़फुल है। तो अगर आप यूपी टेट देने वाले हैं तो उसमें उसके ईवीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप यूपी टेट आपका क्लियर है और आप नहीं देने वाले हैं यूपी टेट या सी टेट में से कोई भी, अगर सुपर टेट भी देंगे तो उसमें भी पर्यावरणीय अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी उन सभी को लेंगे, ताकि केवल क्वेश्चन से ही रिलेटेड आंसर ना हो, बाकी उसके बारे में भी पता चल सके। तो लाइकेन जो कि नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जो कि नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है। तो वो कौन है? लाइकेन। और लाइकेन कैसा होता है? सहजीवी साहचर्य है। तो इसमें पूछा है कि वास्तव में वह किनके सहजीवी साहचर्य है। तो शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, या कवक और मांस। तो जो लाइकेन होता है वो किसका सहजीवी होता है? शैवाल और कवक का, एल्गे एंड फंगी का। जब कोई भी दो पौधे या जीवधारी एक साथ रहते हैं तथा दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट, लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं, या उसके प्रकार के जो संबंध होता है उसको सहजीविता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो जो हार्ड वर्ड होंगे उन्हें इंग्लिश में भी कर लेंगे ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो। तो सहजीवी का इंग्लिश में हो जाएगा सिम्बायोसिस। तो जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य का अच्छा उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है। तो यदि अगर हम हिमालय से होकर यात्रा करेंगे तो हिमालय की साइड पे हमें कौन से वन मिलेंगे? पर्वतीय वन, जिनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? असम से लेकर कश्मीर तक। ये भी पूछ सकते हैं कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? असम से लेकर कश्मीर तक होता है। ये वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई चेंज होती है तो जो क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु होती है वो चेंज होती चली जाती है। तो जलवायु के चेंज होने से जो वन है वो चेंज होते चले जाते हैं, कि जैसी जलवायु होगी उसी टाइप की वहाँ पर वन पाए जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि किस किस टाइप के पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं, एक तो बांज, मतलब ओक जो ट्री होता है, हमें सबको इंग्लिश में ही पता होता है, ये ओक ट्री, उसको बोलते हैं बांज। और बुरुंस, बुरुंस को बोलते हैं रोडोडेंड्रम। और नेक्स्ट है चंदन, सैंडलवुड। तो जो हिमालय से होकर अगर हम यात्रा करेंगे तो एक तो ओक का ट्री और एक बुरुंस का ट्री, ये दोनों पाए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। जबकि जो चंदन है, चंदन के जो पेड़ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ये पाए जाते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में। और इनका जो रंग है वो पीला तथा भूरा होता है, और इनकी लकड़ी जो है कठोर तथा ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। श्वसन, जब हम रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन जबकि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, इसमें क्या होता है? प्लांट्स CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इसमें तो CO2 उल्टा ऑब्जर्व की जाती है, रिलीज नहीं की जाती, तो ये तो नहीं होगा। और जैव पदार्थों का क्षय, मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे उनका डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें भी CO2 निकलेगी। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 2 और 4 में ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं या भैंसों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो पशुओं या भैंसों के पीछे पीछे चलते रहते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले जो कीट होते हैं उन्हें पकड़ते हैं। तो इनमें से ऐसे पक्षी कौन से होते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो ये देखते हैं हम ऑप्शन से कि कौन से पक्षी होते हैं।
फर्स्ट दे रखा है चित्रित ब्लॉक मतलब पेंटेड स्टॉक, या फिर साधारण मैना जो कॉमन मैना होती है वो, या काली गर्दन वाला ब्लैक नेक जो सारस क्रेन होता है वो। तो इनमें से जो आएगा वो होगा साधारण मैना, ऑप्शन 2। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं मतलब पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? तो इस्पात उद्योग द्वारा जो मुक्त किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है। सल्फर के ऑक्साइड जैसे SO2, SO3 ये भी होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO2 ये सब भी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें ये सभी होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए मतलब अनुसंधान हो जाएगा इस रिसर्च के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये एक में ही कई क्वेश्चन हो गए। एक तो ये पूछ सकते हैं कि किसने ये पता किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और ये पूछ सकते थे कि किसको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दिसंबर 2002 में। तो ये कौन थे? रोनाल्ड रोस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। मतलब उसको कपकपाहट हो रही है, बुखार आ रहा है, सिर दर्द है, और लास्ट में फिर जब बुखार उतरता होगा तो उसको पसीना आता है। तो रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने उसे एक कड़वी दवाई दी है ब्लड टेस्टिंग के बाद। तो रजत को किस रोग से वो पीड़ित हो सकता है? तो ये सब लक्षण जो हैं ये किसके होते हैं? मलेरिया के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अल बरूनी कौन था? तो जो अल बरूनी था वो कौन था ये बताना है। तो अल बरूनी था ये उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को प्रत्येक रंग में देख सकते हैं, केवल काले और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को केवल काले और सफेद ही देख सकते हैं, ऑप्शन बी। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को हमें चुनना है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि जो हाथियों का झुंड होता है इसमें एक तो हथनियां होती हैं और 14-15 साल के बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही परिवार के होंगे, एक से ज़्यादा परिवार के हो सकते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है वो ही पूरे झुंड का नेता होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जैसे और जगह जैसे समाज ही होता है हमारी सोसाइटी, तो उसमें हर चीज़ में मेल्स को मेन माना जाता है, लेकिन जो हाथियों में ये अलग बात होती है कि उनमें जो उनके पूरे झुंड की नेता होती है वो हथनी होती है, ना कि हाथी होता है। नेक्स्ट है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये गलत है कि तो हमारे कौन कौन से सही हो गए? एक तो हमारा हो जाएगा ए एंड सी वाला सही, ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। तो ऐसे कौन से समुदाय या जनजाति हैं ये बताना। यहाँ पे समुदाय या जनजाति बताई गई हैं, तो वो कौन सी हैं जो हमेशा त्योहार के दौरान जो है जब भी कोई भी त्योहार या अभियान होगा तो वो फलदार वृक्षों को उगाते हैं। तो ये कौन सी हो जाएंगे? ये हैं गोंड और कुर्क, ऑप्शन बी। कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस नामक दो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। तो कोयला संस्तर मीथेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल बेड मीथेन। तो कोल बेड मीथेन और जो सेल गैस है वो परंपरा, एक तो ये याद रखना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कथन दे रखे हैं। फर्स्ट है जो कोयला संस्तर मीथेन है वो कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि जो सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिश्रण है जो कि अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जाती है। फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। सेकंड है भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन में देखेंगे तो एक तो केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड, या दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हमारा इन दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है।
क्योंकि जो फर्स्ट लाइन दे रखी है कि कोयला संस्तर मीथेन, मतलब कोल बेड जो मीथेन होती है वो कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये दे रखा है कि जो सेल गैस है वो केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जबकि वो केवल प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं होती, इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन तीनों ही गैसें पाई जाती हैं। इस वजह से फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड में दे रखा है भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो कोयला संस्तर मीथेन स्रोत है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन जो सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए ये गलत है, जबकि ये असम, गुजरात, राजस्थान इन जगहों पे सेल गैस के स्रोत हैं। तो इसी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो चांगपा के बारे में बताना है। जो चांगपा समुदाय है वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, नहीं, जबकि ये कहाँ पर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में। वे अच्छी किस्म की ऊन देने वाले पश्मीना बकरी और बकरियों को पालते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का मेन जो है वो यही होता है, वहाँ पे पश्मीना वूल पाई जाती है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नीम पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि नीम से रिलेटेड हमारे कौन कौन से ठीक हैं। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुर धवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि नीम का जो तेल होता है वो कीटनाशक के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। नीम के बीजों का उपयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण में भी होता है। नीम के तेल का प्रयोग जो है औषधि उद्योग में भी होता है। तो हमारे ये तीनों ही ठीक हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें से देखना है कि कौन सा मैच है या नहीं है। दे रखा है क्षेत्र और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। फर्स्ट है किन्नौर। किन्नौर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसमें दे रखा है कि ये सुपारी के लिए जाना जाता है, जबकि ये गलत है। ये किसके लिए जाना जाता है, सेब, चिलगोजा और सूखे मावे के लिए। नेक्स्ट है मेवात। मेवात कहाँ पर है, ये है हरियाणा में, और ये आम के लिए नहीं जाना जाता है। आम के जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब हैं। और नेक्स्ट है कि कोरोमंडल। कोरोमंडल तट जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और इसमें दे रखा है कि ये सोयाबीन के लिए जाना जाता है, जबकि ये सोयाबीन के लिए नहीं जाना जाता। ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और सुपारी की अगर याद रखना है तो सुपारी जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, केरल और असम में पाई जाती है, और सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। तो इसमें से कोई सा भी मैच नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट है पंखुड़ियों के अंदर, फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे जैसे पंखुड़ियाँ होती हैं इस टाइप से, तो उनके बीच में, फूलों के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परागकोश, पराग मूलांकर या फिर वर्तिकाग। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, पराग, वाइट कलर की जो होते हैं। ऑप्शन बी। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद मतलब गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। तो हमें ये देखनी होंगी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कौन सी देखो, छोले भटूरे हैं तो ये तो पंजाब की साइड है। इडली, ये सब जो इडली बड़ा ये सब आ जाएगा हमारा साउथ की साइड। और ना वहाँ पर ये साग और दूध आएगा। तो वहाँ पर क्या आता है, ढोकला तो मेन हमें पता ही होता है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शंस को। तो गुजरात की साइड हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। पक्षी जो अपनी गर्दन है वो हिलाते रहते हैं, वो इसकी वजह से क्योंकि जो पक्षियों की आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसी वजह से वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो आयरन सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों में होता है, तो वो होता है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं के आधारभूत समझ का विकास,
या विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, लर्न करने का तो होगा ही नहीं। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, या फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कुशलता अर्जित करना। तो इसमें जो मेन एम होगा वो होगा जो कक्षीय अधिगम है उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी काल के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन सा होगा। ये दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है यह यूएनईपी और यूनेस्को का उपक्रमण है, तो ये गलत है। यूएनईपी और यूनेस्को का नहीं है, ये किसका है? WMF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी शुरुआत इसके अकॉर्डिंग हुई थी। नेक्स्ट है कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। इसको ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जो कार्बन एमिटिंग है उसको कम करने के लिए ये अर्थ आर पृथ्वी काल की शुरुआत की गई थी। तो एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए सभी बिजली बंद करते हैं। और ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मार्च के अंतिम शनिवार को। ये भी पूछ सकते हैं ना कि मार्च का लास्ट जो सैटरडे होता है तब मनाया जाता है 8:30 से 9:30 बजे के लिए, रात के 8:30 से 9:30 बजे के लिए। नेक्स्ट है ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड और थर्ड वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? डायटम, क्रस्टेशिये और हैरिंग। फर्स्ट में तो ये है, नेक्स्ट में क्रस्टेशियाई, डायटम और हैरिंग। डायटम, हैरिंग, क्रस्टेशियाई, हैरिंग और डायटम। तो जो आहार श्रृंखला का सही क्रम होगा तो वो कौन सा होगा? डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। फर्स्ट दे रखा है दाम्पा टाइगर रिजर्व। तो दाम्पा टाइगर रिजर्व बताना है कि मिजोरम में है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सही वाले देखने तो बिल्कुल ठीक है। जो दाम्पा टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम में है। नेक्स्ट है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये दे रखा है सिक्किम में, जबकि ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है सारामती शिखर। सारामती शिखर ठीक है, ये नागालैंड में है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड हमारा ठीक है, ऑप्शन सी। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। फर्स्ट दे रखा है यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा बनाया गया अंतर सरकारी संगठन है, जबकि ये सरकारी संगठन नहीं है, यह गैर सरकारी संगठन है। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यापारिक अनुभव का बेहतर नीतियों के हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो सेकंड ठीक है, फर्स्ट गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आर्द्र भूमि और नदियों का संगम हमें दिया गया है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट दे रखा है हरि के आर्द्र भूमि। हरि के आर्द्र भूमि का दिया है व्यास और सतलज का संगम। तो जो हरि के आर्द्र भूमि है ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। और यह बताना है कि कौन सा, तो जो हरि के आर्द्र भूमि है ये तो हमारा सही मैच है। तो इसे तो हम जहाँ पर भी हमारा ऑप्शन 1 आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। डायरेक्ट हमें आंसर तो पता चल गया, लेकिन देख लेते हैं केपला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसका ये गलत दे रखा है बनास और चंबल का संगम। नेक्स्ट है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और ये मूसी और कृष्णा का संगम दे रखा है, ये है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो इसमें नहीं वाला हमें बताना है कौन सा नहीं है। फर्स्ट दे रखा है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान व कौशल से लैस करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण से सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, ये भी ठीक है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो ये हमारे तीनों ही ठीक है। तो आंसर नहीं वाला पूछा था तो हो जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरणीय अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, किसके लिए दिया गया है ये बताना है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए,
चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाओं के लिए या अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शंस तो सारे ही सही होते हैं, बट हमें देखना होता है जो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? विषय में रुचि का विकास करना, ये भी ठीक है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी ठीक है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तो ये वर्ड से ही पता चल रही है कि ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पर्यावरणीय अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही और जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करती है? यह भयावह व पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो यही हो जाएगा हमारा गलत आंसर ऑप्शन डी। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का यूज करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, या फिर शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में जानवरों के दिए गए चित्र देखने के लिए कहना। तो इनमें से हमें देखना होगा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये होगा जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करने में निहित है? तो जो बायोडायवर्सिटी के साथ साथ मनुष्य का जो परंपरागत जीवन है उसका कंजर्वेशन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? तो ये आ जाएगा जीव मंडल निके, मतलब जीव मंडल रिजर्व या बायो रिजर्व। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपहोल्स्ट्री, में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये पता चल गया कि जो गद्दे होते हैं या फर्नीचर की गद्दी होती है उसमें किसका यूज किया जाता है? ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का। अब जो इनका उपयोग है वो क्यों चिंता का विषय है, हमें ये बताना है। तो ये आ जाएगा उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता, तो वो पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है, ये भी ठीक है। और वो मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं, ये भी ठीक है। इसीलिए इनका यूज कम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू और कृंतक मतलब रोडेंट्स जो होते हैं, तो उनमें से किस प्रकार रोडेंट्स में आ जाएंगे जो हमारे काटने वाले होते हैं, कुतरने वाले, जैसे कि चूहा। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? तो ये जो शीत निष्क्रियता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? जो समशीतोष्ण जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है तो उन देशों में रहने वाले जीवों की उस अवस्था को शीत निष्क्रियता या फिर हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं और इस अवस्था में शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं या बहुत ही धीमी पड़ जाती हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें कौन कौन से हैं इसमें, तो ये तीनों ही होंगे, चमगादड़ भी है, भालू भी है और कृंतक भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्टियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में उपयुक्त होता है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रति हिस्टामीन गुणधर्म होता है, या यह उच्च गुणता के जैव डीजल का स्रोत है। तो इसमें से जो सही होगा वो ये है कि इसके बीजों से निर्मित सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी। भारत की खाद्य व पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े
और विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं। तो इसमें बाध्यताएं कौन कौन सी हैं ये बताना है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और बीजों सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य व उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। तो फर्स्ट है कि कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, तो ये रॉन्ग है, जबकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में बनी थी बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के लिए। और अब जो ये दर है 2% से उसे 10% कर दिया गया। और सेकंड भी रॉन्ग है कि उसमें कोई सहभागिता नहीं है, ये भी गलत है, जबकि बीज उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का 51% योगदान है। लेकिन हमारा थर्ड वाला ठीक है कि निम्न मूल्य व उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति का अंतराल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में केवल प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें। और यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप से आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन किस लिए किया गया, क्योंकि यह बताना है हमें। तो ये क्यों किया गया, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो ये हमने क्या सीखा, इससे रिलेटेड क्या होगा कि ये शिक्षकों की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं या कितना सीखा है उन्होंने उस चैप्टर से। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरणीय अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो जो खाना हमें खाना चाहिए उससे रिलेटेड क्या हो सकता है ये बताना है। श्याम पट्ट पर सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, नहीं। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो उपयुक्त चारों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है, तो वो ये होगी जो जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकें। ऑप्शन सी के शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज करना, या फिर प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो ये था कि हवा सब जगह है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, उसके लिए उन्हें वो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना होगा ताकि वो अच्छे से उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें कि हर जगह हवा विद्यमान है। पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो करके देखो का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, कि वो अपने हाथ से करके देखेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा। पर्यावरण अध्ययन में से एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये जो मुख्य लक्ष्य है इसका क्या होगा, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी। तो मकड़ी, बिच्छू और बरूथी ये तीनों कहाँ के हैं, ये हैं आर्थ्रोपोडा हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ होता है, जबकि जो केकड़ा होता है वो आर्थ्रोपोडा, ये तो आर्थ्रोपोडा के तो 4 हो जाएंगे, इसमें ये आर्थ्रोपोडा के अराक्निडा वर्ग से संबंधित है, जबकि केकड़ा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के माला कोस्ट्राका वर्ग से संबंधित है, क्योंकि इसका जो शरीर का आकार है वो गोलाकार और चपटा होता है। तो अलग जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए केकड़ा। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य व कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये भी ठीक है। मरुभवन, तो ये बताने हमें जैव विविधता से संबंधित, तो ये बिल्कुल ठीक है। मरुभवन का सामना करते हुए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये भी ठीक है। और विश्व विरासत अभिसमय, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लिया जाए तो उससे क्या अभिप्राय है।
तो इसमें आएगा मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। तो जो मॉन्ट्रियल अकॉर्ड में उन सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची बनाई जाती है जहाँ पर मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि का या तो उनमें परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना। आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर है, जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम या परियोजना और हमें मंत्रालय दिए गए हैं, इन्हें हमें मैच करना है। फर्स्ट हमें इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा सही सुमेलित होगा और ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमें दिए गए हैं। फर्स्ट हमें दिया है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है ये दिया गया है कृषि मंत्रालय, जबकि ये कृषि मंत्रालय से रिलेटेड नहीं है। सूखा है तो हमें पता चल जाएगा ये किससे रिलेटेड है, जल मंत्रालय से। मरुस्थल विकास मंत्रालय ये किससे रिलेटेड है, ये दे रखा है पर्यावरण व वन मंत्रालय, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, तो इसका दे रखा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें से तीनों में से कोई से भी ठीक नहीं होंगे। ये जो है जल संभर ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मरुस्थलीय विकास वाला ग्रामीण विकास के अंतर्गत। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल ठीक है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, ये नहीं है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है, तो इनमें से जो आंसर होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा। पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आनंद या मजा उपलब्ध कराना बच्चों को, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रक्षाओं को बदलना, सक्रिय अधिगम अनुगम उपलब्ध कराना, यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन ये रिपीट हो गए हैं यहाँ सर आएगा 47। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। विद्यार्थियों में विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए उन्हें योग्य बनाना, समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना, संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना। शब्दावली और परिभाषा जहाँ भी आता है वहाँ हमारा ये हो जाएगा रॉन्ग। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता, वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है तो उसे क्या करना होगा। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट का भी रॉन्ग हो जाएगा। ये होगा कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करना और उनका विश्लेषण करने के लिए कहना, ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक जो आकलन होता है वो किस चीज़ को शामिल नहीं करता है, ये बताना है। तो अधिगम रिक्तियों की पहचान, ये भी उनकी कमियों की पहचान, उनको सीखने को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो ग्रेडिंग और रैंकिंग है इसको वो शामिल नहीं करता है, जो रचनात्मक होता है हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं तो इनमें से कौन से क्रिया, जैसे खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार एक तो खानों का उत्खनन हो जाएगा और बांधों का निर्माण भी हो जाएगा। पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठा करना ये तो नहीं होगा, बांस से टोकरी बुनना ये भी नहीं, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना ये भी नहीं। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन बी। तो आज हमने ये पर्यावरणीय अध्ययन के 50 क्वेश्चंस का एपिसोड 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे
लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।